चलें उज़्बेकिस्तान को खोजते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर एक अलग ही दुनिया नजर आती है। ये सफ़र असल में माजी और हाल के संगम का सफ़र है। जरा सोचिए, एक तरफ तो अलिफ लीला की कहानियों से निकले हुए कदीम मीनार और गलियां हैं, और फिर दूसरी ही तरफ सोवियत दौर की वो भारी भरकम खाकिस्तरी इमारतें। बस यही तो है उज़्बेकिस्तान की असल कहानी, जो इन्हीं दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच में कहीं बसती है। तो सवाल ये है कि इस मुल्क के इन मुतज़ाद रंगों को कैसे देखा जाए। इसके लिए हमारा जरिया बनेगी सिल्क रोड एक्सप्रेस। देखें, ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है। ये तो समझें 3 करोड़ 30 लाख लोगों की जिंदगी की रग है, खास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहां सड़कों का हाल आज भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये वो ट्रेन है जो 20 घंटे का लंबा सफ़र तय करके जदीद दारुल हुकूमत को बिल्कुल दूर दराज के बहराए अराल के इलाके से जोड़ती है। अच्छा, तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। हम शुरू करेंगे दारुल हुकूमत ताशकंद से, फिर जाएंगे समरकंद की शानो शौकत देखने, उसके बाद बुखारा के नखलिस्तान में कुछ वक्त गुजारेंगे, और आखिर में सहरा को पार करते हुए बहीरे अराल की उस खोई हुई दुनिया तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सफ़र के पहले हिस्से में हम देखेंगे सोवियत दौर के वो गहरे निशान जो आज भी उज़्बेकिस्तान पर मौजूद हैं। यहाँ भी बिल्कुल दो अलग ही तस्वीरें नज़र आती हैं। एक तरफ है ताशकंद, जो 1966 के ज़िलज़िले के बाद सोवियत स्टाइल में एक बहुत बड़ा शानदार शहर बना दिया गया, और दूसरी तरफ यांगी आबाद, एक खुफिया शहर जिसे 1940 की दहाई में सिर्फ यूरेनियम की कान में काम करने वालों के लिए बसाया गया था, और आज वो एक भूत बंगले की तरह बिल्कुल वीरान पड़ा है। वैसे तो ये शहर वीरान है, लेकिन यहाँ आज भी कुछ लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक है मारात। वो बताते हैं कि जब सोवियत यूनियन टूटा और कान बंद हो गई, तो यहाँ कोई और काम था ही नहीं। बस तकरीबन सब लोग यहाँ से चले गए। उनकी बातों में ना एक पूरे दौर के ख़त्म होने का दुख साफ महसूस होता है। लेकिन उसी वीरानी के बीच एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हो रही है, एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। आज उज़्बेकिस्तान की जो ओलंपिक बॉक्सिंग टीम है ना, वो यहीं की ताज़ा पहाड़ी हवा में ट्रेनिंग करती है, और सुहेबा जैसी नौजवान बॉक्सर्स इसी जगह पर एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही हैं। चले अब ट्रेन का रुख मोड़ते हैं माजी की तरफ, शाहराह रेशम के उन मशहूर शहरों की तरफ जिनकी कहानियां आज भी तारीख की किताबों में जिंदा हैं। और ये है समरकंद का मशहूर ज़माना रेगिस्तान स्क्वायर। 15वीं सदी में ये कोई आम चौक नहीं था। ये तो इस्लामी उलूम, साइंस और फल्कियात का एक बहुत बड़ा आलमी मरकज़ था। और आज यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक ख़ास टूरिस्ट पुलिस के पास है, जिसमें फातिमा और ज़ोहरा नामी जुड़वां बहनें भी हैं, जो अब खुद इस शहर की एक नई पहचान बन गई हैं। देखें, सोवियत दौर में यहाँ मजहबी आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस गिनती की चंद एक मस्जिदें ही खुली थी। लेकिन फिर आज़ादी के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। आज उज़्बेकिस्तान में 2000 से भी ज़्यादा मसाजिद हैं, जहाँ लोग पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादत करते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा अगला स्टॉप है बुखारा। ये शहर सिर्फ एक तारीखी नखिलस्तान ही नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी यहूदी बिरादरियों में से एक का घर भी रहा है। और सच में यहाँ की कहानी दिल को छू जाने वाली है। ज़रा इन आदादो शुमार पर एक नज़र डालें। 2500 साल पहले यहाँ पहली यहूदी आबादी आई थी। 1920 की दहाई में यहाँ 25,000 से ज़्यादा यहूदी रहते थे, और आज पूरे शहर में 125 से भी कम लोग बाकी हैं। इसी कम्युनिटी के एक मेंबर हैं डेनियल मेटाटोफ। वो अपने आज़म के बारे में बताते हैं, कहते हैं, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, जीऊंगा एक बुखाराई यहूदी की तरह ही। ये मेरे दिल में है, और जो कुछ मैं जानता हूं वो सब अपने बच्चों और पोते पोतियों को ज़रूर सिखाऊंगा। तो चलें अब इन मशहूर शहरों की रोशनियों से थोड़ा दूर चलते हैं और उज़्बेकिस्तान के उन वसी व अरीज़, दुश्वार गुजार और कुदरती इलाकों का रुख करते हैं जो आम नज़रों से ओझल हैं। यहाँ एक एडवेंचर 14वीं सदी के अजीम बादशाह तैमूर लंग से जुड़ा हुआ है। सोचें ज़रा, गिसार के पहाड़ों में 18 घंटे की ऑफ रोड ड्राइव, फिर एक तंग सी घाटी में मुश्किल तरीन ट्रैकिंग, और आखिर में एक ठंडे यख और अंधेरे गार के अंदर उतरना। और ये सब किस लिए? सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या तैमूर की फौज सच में यहाँ पनाह लेती थी।
اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں قزل کم صحرا میں، یعنی لال ریت کی زمین۔ یہ ان خانہ بدوش خاندانوں کا گھر ہے جن کی روایتیں صدیوں سے نہیں بدلی، اور انہی روایتوں میں سے ایک ہے اونٹنی کا دودھ دوہنے کا خاص ہنر۔ یہ جو بچی ہے نازکا، یہ اپنی ماں سے یہی مشکل کام سیکھ رہی ہے۔ ذرا دیکھیے تو کیسے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرے پاؤں سے بالٹی کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو نسلوں سے ایک دوسرے کو منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اور اب ہم اپنے سفر کے آخری پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں، ایک ایسی جگہ جو 20ویں صدی کی شاید سب سے بڑی ماحولیاتی تباہی کی ایک بہت ہی افسوسناک یادگار ہے۔ تو ہوا یوں کہ 1960s کی دہائی میں سوویت انجینئرز نے کپاس کے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ان 2 بڑے دریاؤں کا رخ موڑ دیا جو بحیرہ ارال کی زندگی کا سامان تھے۔ اور نتیجہ، وہ بحیرہ ارال جو کبھی دنیا کی 4تھی سب سے بڑی جھیل ہوا کرتا تھا، آج ارالکم نامی ایک زہریلی ریت کے صحرا میں بدل چکا ہے۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس ساری تباہی کے بیچ انسان نے ہمت نہیں ہاری۔ اب اس خشک سمندر کی تہہ سے جو زہریلے ریت کے طوفان اٹھتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ جہازوں اور ٹریکٹروں کی مدد سے سخت جان جھاڑیوں کے بیچ بکھیرے جا رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں نئی پودے جڑیں پکڑ رہی ہیں۔ یہ کوشش امید کی ایک چھوٹی سی کرن تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے کہ کیا انسانی ذہانت واقعی اس چیز کو ٹھیک کر سکتی ہے جسے اسی نے کبھی اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا؟